हाँ तो बच्चों, DBS के इंटर कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर सारे बच्चों का स्वागत है। और मैथ में हम कक्षा 12 में आज ऑब्जेक्टिव पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें नया टॉपिक आज का है क्रैमर के नियम द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि क्रैमर के नियम से रैखिक समीकरण जब दिए हों और उन्हें हल करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, आपकी किताब में कुछ नियम दिए गए हैं। पहला दिया गया है, दिए हुए रैखिक समीकरणों के गुणांकों से गुणांक सारणी लिखकर इसको D द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, अभी मैं क्वेश्चन से सब बता दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा है सबसे पहले हम क्या करेंगे। अच्छा, उससे पहले भी एक डिस्कस कि हमने पीछे क्या जाना, ऑब्जेक्टिव विधि से हल करना रैखिक समीकरणों को, शाखंड सब कुछ पढ़ लिया। तो अब आज नई विधि एक है, क्या है, क्रैमर विधि से हल करना ऑब्जेक्टिव को। तो जो नियम में बता रहा है कि दिए हुए रैखिक समीकरणों के गुणांकों से गुणांक सारणी लिखकर इसको D द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी जो हमें सारणी में दिया गया है, जो समीकरण दिए गए हैं, उनको हम उनके गुणांकों को क्या करते हैं, सारणिक में लिख लेंगे और उसके बाद उसको D से मान लेंगे, मतलब D मान लेंगे। ठीक है, D के बराबर। फिर दूसरा नियम कह रहा है गुणांक सारणी के प्रथम स्तंभ के स्थान पर, सुनिएगा, गुणांक सारणी के प्रथम स्तंभ के स्थान पर अचर पदों को लिखते हैं। इस प्रकार प्राप्त समीकरण को dx से लिखते हैं। यानी अचर पदों को लिखेंगे। अचर कौन है इसमें, जो बराबर के उस तरफ होगा, है ना, समीकरण में, उनको लिख लेते हैं और उसको dx से ले लेंगे। और इसी तरह पुनः गुणांक सारणी D के दूसरे स्तंभ के स्थान पर अचर पदों को लिखते हैं, प्राप्त समीकरण को dy से लिखते हैं। इसी प्रकार गुणांक सारणी D के तीसरे स्तंभ के स्थान पर अचर पदों को लिखते हैं, इस सारणी को dz से प्रदर्शित करते हैं। और पांचवा कह रहा बेटा कि प्राप्त सारणी D, dx, dy तथा dz के मान प्राप्त करते हैं। यदि D बराबर नहीं है 0 के, अगर D 0 नहीं आया है, तब क्या करते हैं, समीकरण का केवल एक ही हल होगा। अतः x, y तथा z के मान निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर लेंगे, यानी हम सबसे पहले D निकालेंगे, चाहिए हमको dx चाहिए, dy चाहिए, dz चाहिए। और उसके बाद मान निकालते समय हमको पता होगा x बराबर होता है dx बटे, ये मेन फार्मूला हमारा D, y बराबर होगा dy बटे D, और z बराबर होगा dz बटे D, सॉरी। तो आपको इन्हीं तीन फार्मूलों पर ही मान निकाल लेना है x, y, z का। और आगे कह रहा है 6वां नंबर में जो नियम है, यदि D का मान 0 है तब dx, dy, dz में से कम 1 का मान 0 है। अगर D ही 0 आ गया तो dx, dy, dz में से कम 1 का मान 0 है, तब समीकरण निकाय अंशगत है, तब निकाय का कोई हल नहीं होगा। अगर कभी भी D पहले ही 0 आ गया तो इसका मतलब उस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। 7वां नियम बेटा कह रहा है कि यदि D बराबर 0 हो तथा dx बराबर dy बराबर dz बराबर 0, यानी सब 0 हों, तब समीकरणों के अनंत हल भी हो सकते हैं। और यह भी संभव है कि कोई भी हल ना हो। अगर सब 0, D 0, dx 0, dy 0, dz 0, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब कह रहा है कि उसका उन समीकरणों तो क्या हो सकता है, अनंत हल भी हो सकता है और कोई भी हल नहीं हो सकता। फिर आगे दिया है कि दो अज्ञात राशियों के निकाय को हल करना। दो अज्ञात राशियों के निकाय को हल करना कैसे किया जाता है। दो अज्ञात राशियों के निकाय को हल करने के लिए D, dx तथा dy ज्ञात करते हैं। यदि D बराबर नहीं है 0 तब एक ही हल होगा। इसको निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, x बराबर y बराबर, यही फार्मूला। यदि D बराबर 0 हो लेकिन dx तथा dy नहीं बराबर 0, तब समीकरणों का कोई हल नहीं है। यदि D बराबर dx बराबर dy बराबर dz, तब अनंत हल होगा। ठीक है, अब आइए हम आपको बताते हैं कि हल करते समय क्या करते हैं। बहुत ज़्यादा बेटा इस तरह हम बताने में, वीडियो में हम आपको समझ में कम आएगा, लेकिन जब हम इसी को एग्जाम्पल में लेंगे तो आपको शायद समझ में आना चाहिए, शायद नहीं आएगा। आइए देखते हैं बेटा, मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसको क्रैमर विधि से हल करना है ना।
आइए देखते हैं निम्नलिखित समीकरणों क्रैमर के नियम से हल कीजिए। तो क्रैमर के नियम से हल करने के लिए क्या है क्वेश्चन, x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 5 के। ध्यान दीजिए, x प्लस पहला क्वेश्चन 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 5 के 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 4 के और x माइनस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 4 के। ध्यान से देखिएगा, इस समीकरण में ये समीकरण हमें 3 दिए गए हैं जिनको क्रैमर की विधि से क्या करना है, हल करना है। तो हम पहला नियम याद करेंगे। पहला नियम क्या कहता था कि बेटा इसके गुणांकों को, समीकरण में चर के गुणांकों को सारणिक में रखते हैं और उसको d मानते हैं, यानी d बराबर लेंगे 1 3 1 2 ऋण 1 3 और 1 ऋण 2 5 ऐसे कर लेंगे। एकदम सिंपल। देखिए स्टेप टू स्टेप देखते जाइए, जहां दिक्कत हो रही हो तो आप उसके लिए हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में। अब आपने देखा कि 1 3 1 2 ऋण 1 3 1 ऋण 2 5 हो गया है ना। अच्छा, इसका मान भी निकालना है, यानी d बराबर इसको हल करेंगे तो आपका हल करने पर 1 का गुणा 5 यहाँ माने ऋण 5 और धन 6, फिर ऋण 3 का गुणा किसके साथ 5 का 2 में 10 ऋण 3 और धन 1 का गुणा ऋण 2 का 2 में ऋण 4 और बेटा धन 1। तो आपका हो जाएगा बराबर d बराबर यानी 1 गुणे 5, 6 में से 5 गया 1 गुणे 1 ऋण 3 गुणे 10 में से 3 गया 7 और धन 1 गुणे ऋण 3। तो आ गया d बराबर 1 ऋण 21 और ऋण 3, 21 3 24 में से 1 गया यानी ऋण 23। d का मान आ गया ऋण 23, है ना। अब नियम 2 याद करिए कि dx का जब करते हैं, dx निकालने के लिए पहले स्तंभ के स्थान पर कौन रखा जाता है, अचर रखा जाता है। फिर से देखिए नियम में फिर से बता रहा हूं आपको क्या कहा था नियम में। नियम में इसने कहा था आपसे कि dx माने दुगुणांक सारणिक प्रथम स्तंभ के स्थान पर अचर पदों को लिखते हैं। अब अचर पदों को लिखते हैं यानी अचर पद कौन कौन है, देखिए अब लिखेंगे d के प्रथम स्तंभ में अचर पदों को लिखने पर ठीक। आइए देखते हैं बेटा कि dx बराबर हो जाएगा, अचर पद कौन है इसमें, यही बेटा जो इधर इस पक्ष में 5 4 4 है, यानी 5 4 4 कर लेंगे और बाकी जो दोनों हैं स्तंभ वही रहेंगे, यानी 3 ऋण 1 ऋण 2, ठीक। फिर 1 3 5, है ना। तो dx बराबर हम हल करते हुए ले आएंगे तो क्या आएगा 5 गुणे यहाँ 5 का ऋण 5 धन 6 और फिर हमारा ऋण 3 का गुणा जब करेंगे तो 5 का 4 में 20 और 4 का 3 में ऋण 12 और फिर हमारा धन 1 गुणे ऋण 2 का 4 में ऋण 8 और धन ऋण धन 4 एकम 4। dx बराबर आ गया 5 गुणे 6 में से 5 गया 1 ऋण 3 गुणे 20 में से 12 गया 8 और धन 1 गुणे ऋण 4, ठीक। दिख रहा है ना, ऋण 4। इसको हल करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, देखिएगा बेटा dx बराबर, इसको गुणा कराएंगे 5 का 1 में 5 तो 5 ऋण
24 8 का 3 में और धन नहीं बल्कि ऋण 4, तो 24 4 28 में से 5 घटा दीजिएगा, तो 28 में से 5 घटाएंगे ऋण 23 आ जाएगा ये भी। ठीक है, अब दोबारा फिर क्या करते हैं, डी के द्वितीय स्तंभ में अचर पदों को लिखने पर, यानी डी के द्वितीय स्तंभ में अचर पदों को लिखने पर, अचर पदों को लिखने पर तो जब द्वितीय स्तंभ में लिखते हैं तो इसको dy लेते हैं, और सिंपल सी चीज़ है, आप देख लेंगे प्रथम स्तंभ जो था वही x वाला था, जब प्रथम में लेंगे तो x वाले की जगह पर, तो इसलिए dx हो गया जहाँ, फिर द्वितीय वाले यानी द्वितीय में y है ना, तो y वाले के लिए dy हो गया उसके स्थान पे। तो अब बेटा क्या होगा, यानी प्रथम स्तंभ वही रहेगा जो शुरू में था, 1 2 1, बदलेंगे कौन, अचर पद कहाँ लेके आके लिखेंगे, द्वितीय के स्थान पर, यानी इस स्थान पर 5 4 4 हो जाएगा, और लास्ट वाला भी वही रहेगा 1 3 5, है ना। इसको भी हल करके dy का मान निकाल लीजिए, तो dy बराबर 1 5 चौक 20 माइनस 12 और ऋण 5 गुणे 10 माइनस 3 धन 1 गुणे 8 माइनस 4। आप इसको हल करेंगे, dy बराबर 1 गुणे 8 ऋण 5 गुणे 7 धन 1 गुणे 4, तो dy बराबर 8 ऋण 35 धन 4, है ना, 35, तो 35 है ऋण में, 8 4 12, 35 में से 12 गया तो 35 में से 12 जाएगा यानी 25, और 2 ऋण 23, इसका भी मान आ गया बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो dy हमारा इस तरह निकल जाता है। अब हमें निकालना क्या है, लास्ट हमें कौन निकालना है, dz। अब ध्यान देंगे तो इसी तरह तृतीय स्तंभ में, यानी d के तृतीय स्तंभ में अचर पदों को लिखने पर तृतीय स्तंभ में कौन था, z था, तो z के लिए यानी dz हो जाएगा। तो dz बराबर सारणिक में लिख लीजिए, सब वही रहेंगे, केवल z वाला गुणांक बदल जाएगा, यानी 1 2 1 1 2 1 3 ऋण 1 ऋण 2 1 3 5 था, तो अब वही अचर पद लिख लेंगे, यानी 5 4 4। इसको हल करेंगे, dz बराबर हमें मिल जाएगा 1 गुणे ऋण 4 धन 8 ऋण 3 गुणे 8 ऋण 4 और धन 5 गुणे ऋण 4 धन 1। तो dz बराबर 1 गुणे 4 ऋण 3 गुणे 4 धन 5 गुणे ऋण 3। तो dz बराबर 4 ऋण 12 और ऋण 15। ठीक, 12 में से 4 गया 8, 15 8 23, यानी dz का मान भी आ गया बेटा कितना, ऋण 23। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि d का मान भी ऋण 23, dx का मान भी ऋण 23, dy का मान भी ऋण 23 और dz का मान भी ऋण 23। यानी हमें हर क्वेश्चन में ये काम करना होगा। कब? जब हमको कहा जाएगा कि क्रैमर के नियम से आप व्यू को
हल करिए। तो क्रैमर नियम से जब भी करेंगे तो d निकाला, dx निकाला, dy, dz और सब का मान ऋण 23 आ गया, ऐसा कुछ संयोग है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको बेटा मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है। तो इसके बाद हमारा सीधा आंसर आता है, और वो आंसर कैसे निकालते हैं, अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि x, y, z का मान निकालने के लिए करते हैं x बराबर dx बटे d, यानी बेटा आ जाएगा ऋण 23 मान है dx का और d का भी ऋण 23। तो ऋण 23 से ऋण 23 कटा, यानी x का मान क्या आ गया 1। इसी तरह y बराबर क्या होता है dy बटा d, यानी dy का मान ऋण 23 था इसका भी, और d का मान भी ऋण 23, तो ये भी कट के 1 हो गया। और इसी तरह z का मान भी निकालने के लिए dz बाई d इक्वल टू ऋण 23 बटा ऋण 23 बराबर 1, यानी जो हमारे समीकरण के हल आए वो x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको क्रैमर विधि में शायद कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन करते जाना है आपको नियम पर स्टेप टू स्टेप, और आप देखेंगे एकदम आसानी से, सिर्फ कहीं बेटा कैलकुलेशन वगैरह में गलती नहीं होगी तो आपको क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें हमारा लास्ट यही नियम था क्रैमर वाला। क्रैमर के बाद हमारा आ रहा है 4f के बाद एक ऐसी प्रश्नावली आ रही है जो विविध है। विविध का मतलब टोटल जितना अब तक हमने पढ़ा है आव्यूसाणिक सब का, जिसमें मिलाकर एक जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्नावली है वो हमारी विविध है। और हमें लगता है कि आपने अगर अच्छी से पढ़ा होगा तो विविध भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम कुछ क्वेश्चन बता देंगे। और लेकिन एक क्वेश्चन इस पे और देख लिया जाए तो प्रश्नावली 4f में आ जाइए बेटा, और 4f का आप देख लीजिए 23वां क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। आइए हल करते हैं। किस विधि से हल करना है, दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को क्रैमर विधि से हल कीजिए, है ना। तो आइए देखते हैं कि निम्न समीकरण को क्रैमर से हल करना है। हल करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, और इसी तरह पूरी प्रश्नावली 4f हमें आ जानी चाहिए। फिर हम आज आगे, और उसके बाद आज आखिरी इसमें आखिरी टॉपिक है, उसके बाद हम कल से पढ़ेंगे अगला चैप्टर अपना। ठीक है, और मेहनत करते रहिए आप। आइए देखते हैं बेटा, आइए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित समीकरणों को क्रैमर विधि से हल कीजिए। 4f का 23 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, आपको दिया गया है 6 के, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 के, और लास्ट है इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। हमें क्रैमर विधि से हल करना है और x, y, z का मान निकालना है। तो आइए सबसे पहले क्या है नियम कि d मानते हैं और इनके गुणांकों को सारणिक में लिखते हैं, यानी 1 1 1 1 ऋण 1 1 और हमारा 2 1 ऋण 1। तो d बराबर हो जाएगा 1 गुणे 1 ऋण 1 यहाँ, फिर ऋण 1 गुणे ऋण 1 धन 2 और फिर धन 1 गुणे 1 धन 2। तो आपका d बराबर 1 गुणे 0 ऋण 1 गुणे 1 धन 1 गुणे 3। तो d बराबर 1 का 0 मतलब 0 ऋण 1 धन 3, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया।
ठीक है। अब हमारा d का मान हमें मिल गया। फिर क्या आता है नियम, dx निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे d के प्रथम स्तंभ को, d के प्रथम स्तंभ में अचर पद लिखने पर, अच्छा लिख देंगे तो वो dx होगा। dx बराबर अचर पद है हमारा 6 2 1, बाकी जो है वही लिखेंगे 1 ऋण 1 1 1 1 ऋण 1, हल करेंगे तो dx बराबर 6 गुणे 1 ऋण 1 ऋण 1 गुणे ऋण 2 ऋण 1 धन 1 गुणे 2 धन 1, तो आपका dx बराबर 6 गुणे 0 ऋण 1 गुणे ऋण 3 धन 1 गुणे 3, तो dx बराबर 0 धन 3 और धन 3, यानी dx का मान आ गया 6 के, है ना। अब dy निकालते हैं तो लिखेंगे d के प्रथम स्तंभ में अचर पद लिखने पर, अचर पद लिखने पर, अचर पद लिखने पर क्या हो जाएगा, प्रथम नहीं सॉरी दूसरे स्तंभ में, डी के दूसरे स्तंभ में, है ना, क्योंकि प्रथम में लिख लिया गया। तो ये dy होगा, dy बराबर सारणिक में अब द्वितीय बदलेगा केवल, तो 1 1 2, पहला वही रहेगा, दूसरा बदल जाएगा, दूसरे में 6 2 1 हो जाएगा और 1 1 ऋण 1, है ना। तो dy हल करेंगे बराबर 1 गुणे ऋण 2 ऋण 1 ऋण 6 गुणे ऋण 1 ऋण 2 और धन 1 गुणे 1 गुणे 1 ऋण 4, आपका dy बराबर 1 गुणे ऋण 3 ऋण 6 गुणे ऋण 3 धन 1 गुणे ऋण 3, ठीक है। तो dy बराबर ऋण 3 धन 18 और बेटा ऋण 3, 18 में से 6 गया तो 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह dz निकालने के लिए d के तृतीय स्तंभ में अचर पद लिखने पर, अचर पद लिखने पर क्या हो जाएगा, dz बराबर सारणिक में 1 1 2 1 ऋण 1 1 और 6 2 1, तो dz बराबर 1 गुणे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 1 गुणे 1 ऋण 4 और धन 6 गुणे 1 ऋण 1 धन 2, यानी आपका बेटा dz बराबर आ गया 1 गुणे ऋण 3 ऋण 1 गुणे ऋण 3 और धन 6 गुणे 3, तो आ गया dz बराबर ऋण 3 ऋण धन 3 धन 18, तो dz का मान आ गया धन 18,
ठीक है, एकदम स्टेप टू स्टेप चलते जाना। डी निकाला, डी एक्स निकाला, डी वाई निकाला, डी जेड निकाला, बस 3 मान 4 मान हमारे निकालने हैं। उसके बाद सीधा रख देना है। तो रख कहाँ देंगे हम, आइए देखते हैं क्या करेंगे। x बराबर डी एक्स बाई डी, यानी डी एक्स का मान कितना है 6 है, और बटे 2 से कटेगा तो 3 आएगा। या y बराबर डी वाई बटे डी, यानी डी वाई का मान कितना है 12 बटे 2 तो 6 हो गया। और z बराबर डी जेड बटा डी, यानी 18 बटे 2, मतलब क्या हो गया बेटा 9। तो हमारा मान एक्स वाई जेड का क्या क्या आ गया 3, 6 और 9। यानी हमें पता चला कि आव्यूह विधि थोड़ा लंबा भी था लेकिन आसान वो भी था, और क्रैमर हमारी जो विधि है ये देखा जाए तो सबसे आसान है, और हमें लगता है आपको समझ में अच्छी तरह से आया भी होगा। अगर नहीं आया है तो आप जब प्रश्नावली में मेहनत से हल करेंगे तो बेटा आएगा, ठीक है। दिक्कत होगी तो बताइएगा। और ये ख़त्म हुआ, आइए अब आगे चलते हैं विविध प्रश्नावली की तरफ। तो विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन तो सब उसी तरह से हैं, सारणिक के भी हल करने हैं, यानी सिद्ध करके, और हमारा हमने ये सब नियम पे पढ़ा है क्वेश्चन, तो वही सारे हैं क्वेश्चन। आप देखेंगे, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, सब समझ में आएगा। फिर 4G पे आ जाइए, बहुविकल्पी अतलग उत्तरी में, ठीक है। क्वेश्चन कोई नहीं कोई दिक्कत करने वाला है, ठीक है। आप ध्यान देंगे, हल करेंगे। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो बताएंगे आप। अब जैसे बेटा इसमें विस्तृत की तरफ अगर आया जाए तो देखने पर हमको मिल रहा है एक आध दो क्वेश्चन बता दिया जाए, कहिए। आइए 23 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन 23। वैसे आसान है ना। अगर आप लगा के देखिए और दिक्कत होती तब तो बढ़िया था, लेकिन देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 क्या कह रहा है, 23 आइए देखते हैं 4G में 23 नंबर क्वेश्चन। 4G का 23 नंबर क्वेश्चन वही है जो हमने पढ़ लिया है। सिद्ध करना है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स फिर यहाँ क्या है एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाई बराबर 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और उसके बाद दिया गया, उसके बाद एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, दोनों को हल करके ले आना है आपको y माइनस जेड जेड माइनस एक्स। देखिए लिख रहा हूँ y माइनस जेड जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और चौथे ब्रैकेट में वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब हमने सारणिक में इस पर क्वेश्चन किए थे, है ना।
तो सेम वही प्रोसेस, वही नियम सब करना है। आप ध्यान देंगे कि LHS उठाया जाए, यानी इसको ये मतलब बेटा इससे भी दोनों से वो अगर आ जाता है तो इसका मतलब आप सही नियम पर चल रहे हैं। LHS उठा लिया जाता है। मान लीजिए इसको लेते हैं x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और y z z x x y। ठीक है, क्या किया जाए ऐसा कि हमें कुछ मिले? तो पहले काम हम क्या कर लें, अगर एक चीज़ कर दिया जाए कि C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 और C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3। अगर दो ऑपरेशन कॉलम को लेकर कर दिया जाए तो हमें कुछ मिल सकता है। देखिए क्या मिलेगा एक मिनट बेटा, ये तो LHS है, यानी यहाँ नहीं करके ऑपरेशन कहाँ किया जाए, यहाँ किया जाए। अगर अगले स्टेप में कि C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3, तो हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और आ जाएगा कितना, x माइनस y माइनस z और यहाँ z रहेगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और यहाँ z स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए z कॉमन होगा, z कॉमन होने के बाद y माइनस x और यहाँ से x कॉमन होगा तो z माइनस y और यहाँ बचेगा xy। है ना, समझ में आ रहा है? अब देखिए अगर देखा जाए तो इस पहले स्तंभ में x माइनस वाई क्या है, हमारा कॉमन है, तो बेटा, और दूसरे में y माइनस जेड कॉमन है और तीसरे में कुछ नहीं कॉमन है। चलिए दो कॉमन लिया जाए तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ वर्गांतर के फार्मूले पर x प्लस वाई बचेगा, यहाँ y प्लस जेड बचेगा और यहाँ z बचेगा, यहाँ z स्क्वायर, और इसमें से x माइनस वाई कॉमन हुआ है तो माइनस जेड बचेगा, और इसमें से y माइनस जेड कॉमन हुआ है तो माइनस x बचेगा और यहाँ आपका xy बचेगा। ये आ रहा है समझ में? अरे वर्गांतर के फार्मूले तोड़कर कॉमन लिया गया, यहाँ y माइनस एक्स है तो x माइनस वाई लिया गया, तो इसका मतलब माइनस जेड हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप इसी को अगर और छोटा कर सकें तो कर लीजिए और नहीं तो यहीं से हल कर लीजिए। देखिए क्या होता है, अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए C1 C2 को तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ y x माइनस जेड आ जाएगा और यहाँ हाँ ठीक है, एक काम और कर लिया जाए, एक ऑपरेशन और कर लिया जाए, x माइनस y माइनस जेड, और बेटा यहाँ ऑपरेशन क्या किए, एक सिंगल ऑपरेशन C1 इक्वल टू C1 माइनस C2। तो देखिए 1 माइनस 1 यानी 0, यहाँ 1 यहाँ z, 1 यहाँ z, यहाँ इसमें से घटेगा तो x माइनस जेड बचेगा ना, y कट जाएगा, फिर यहाँ y प्लस जेड, यहाँ z स्क्वायर, और लास्ट ये क्या आएगा, माइनस जेड प्लस x हो जाएगा ना, तो मतलब x माइनस जेड और यहाँ माइनस x वाई। अब कोई ऑपरेशन ना करिए, अब इसको सीधे हल कर दीजिए, विस्तार कर दीजिए। तो देख रहे हैं कि पहले स्तंभ में आप देख रहे होंगे कि x माइनस y माइनस जेड और z, यहाँ से अगर z माइनस x को कॉमन कर लिया जाए, आपको लाना है z माइनस x, तो z माइनस x जब हमारा कॉमन होगा तो अंदर ब्रैकेट यानी सारणिक में बचेगा 0 ऋण 1 y धन z ऋण x z स्क्वायर और xy ना, हल कर लीजिए तो x ऋण y ऋण z ऋण x, और हमारा इसको हल करेंगे तो गुणा में क्या आएगा, ब्रैकेट भी लगा लीजिए 0, ये पहला वाला पूरा 0, माइनस 1 इंटू माइनस 1 के लिए इसका माइनस xy और माइनस z स्क्वायर, ठीक है, माइनस नहीं बल्कि प्लस, ब्रैकेट क्लोज प्लस z का, तो इसका यहाँ होगा यानी x हो जाएगा और
प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। तो बराबर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, और यहाँ एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर। आपका जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया तो मिला क्या, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और चौथे ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखिए हमारा यही LHS था, LHS दैट प्रूव यानी इति सिद्धम, है ना। अब जैसे इससे वो आ गया पक्ष तो इससे भी वो आ जाएगा, ठीक है। एक ऑपरेशन दो ऑपरेशन इसमें भी करेंगे बेटा, C1 माइनस C2 वाला और C2 माइनस C3, आपका सिंपल सा क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह आपको ये भी कर लेना है। और विविध प्रश्नावली उदाहरण में वो आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं, आप इसमें होमवर्क में विविध प्रश्नावली लगाइएगा, जहाँ दिक्कत होगी पूछिएगा कल। वैसे भी मैं अपने खुद ही बताऊंगा, ये लॉग का एक आध क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन अब आज के लिए बहुत हो गया, अब मेहनत करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह मेहनत करते रहिए, जहाँ दिक्कत हो बताइए आप, ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।